इस मीटिंग में रियासत में कोरोना की सूरत हाल, टीकाकारी और मुमकिना तीसरी लहर से निपटने की तदबीरों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रोजगार, IT पॉलिसी और तुलबा के मसाइल पर गौर भी किया जा सकता है। और उसके बाद बात करेंगे कोलकाता वैक्सीन धोखाधड़ी मामले की। फर्जी वैक्सीन मामले की CBI जांच कराने की मांग करने वाली अर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट आज समाअत करेगा। अर्जी गुजार ने आजादाना जांच कराने की दरख्वास्त की है। और उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान में नए खतरे की। हिंदुस्तानी सफारतखाने ने शहरियों से मोहतात रहने की एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने और शहरी हदूद से बाहर न निकलने को कहा गया है। और फिर बात करेंगे सेरेना विलियम्स की। पहले दौर के मैच के दौरान जख्मी हुई सेरेना विलियम्स विंबलडन मुकाबले से बाहर हो गई है, जबकि रॉजर फेडरर को दूसरे दौर में रसाई हासिल कर ली है। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल हैं आज की ताजा खबर में। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कालूचक और कंजनवानी फौजी इलाके में फिर ड्रोन दिखाई दिया है। सुबह के 4:40 से 5 बजे के दरमियान ड्रोन दिखाई दिया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। ड्रोन दिखाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, इससे पहले भी ड्रोन दिखाई दिए हैं। लगभग 5 दिनों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। कालूचक और कंजनवानी फौजी इलाके पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। कालूचक में से पहले भी ड्रोन दिखाई दिया था। सुबह के 4:40 से 5 बजे के दरमियान ड्रोन दिखाई दिया है। सिक्योरिटी के हवाले से काफी तशवीशनाक खबर है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। समीर, लगातार ड्रोन का दिखाई देना, इसका सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर हम आज बीती रात की बात करें तो 2 से 3 ड्रोन देखे गए हैं। जो कंफर्म खबर है उसमें 2 ड्रोन की बात है, लेकिन जो अनकंफर्म है उसमें कहा जा रहा है कि एक और जो ड्रोन है वो मीरा साहब में देखा गया है। ये जो 2 ड्रोन की जब बात कर रहे हैं, ये कालूचक और कुंजवानी एरिया में देखे गए हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में 2 ड्रोन वहां पे देखे गए हैं। 800 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों ड्रोन देखे गए हैं। और जाहिर तौर पर ये बहुत तशवीशनाक की बात है कि लगातार देखिए, अब अगर हम इतवार से आज तक बात करें तो पिछले 4 दिन में 11 ड्रोन यहाँ जम्मू में देखे गए हैं, जिसमें दो मिलिट्री फोर्स स्टेशन में उन्होंने वहाँ पे नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो बाकी 9 हैं वो डिफरेंट एरियाज में कुंजवनी, कालूचक, रत्नचक और मीरा साहब एरियाज में देखे गए हैं कई दिनों से। और हालांकि ये बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिक्योरिटी के नक्ते नजर से ये बहुत तशवीश वाली बात है। और उसी को देखते हुए जो पहले से ही मिलिट्री जो सिक्योरिटी है उसको और पुख्ता कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ड्रोन के आने का और फिर उनके मिलिट्री एरिया के ऊपर घूमने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसको देखते हुए जाहिर तौर पर जिस तरह से कल भी मीटिंगों का दौर चलता रहा, प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक मीटिंग ली है और उन्होंने कड़े उनको निर्देश दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन फिलहाल ये ड्रोन के जो घूमने का या ऊपर फ्लाई करने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और आज फिर एक बार 2 से 3 ड्रोन देखे गए हैं, जो कि बहुत ही एक तशवीश की बात है। जी मुंतज़र, आज सुबह जो ड्रोन दिखाई दिए हैं समीर, क्या वो भी कामयाब हो गए हैं निकलने में या फिर उनको गोलियों के जरिए डिस्ट्रॉय हार्ड किल किया गया है? देखिए, आर्मी ने कुछ गोलियां तो चलाई हैं, ऐसे खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उस पर, लेकिन क्योंकि वो ऊंचाई पर थे, बहुत ही ज्यादा हाइट पे थे और इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। जाहिर तौर पर जितने भी अभी तक पिछले 3 दिन की बात करें तो जितने भी ड्रोन यहाँ पे देखे गए वो बहुत ऊंचाई पर थे और हालांकि फायर उन पर किए गए, लेकिन वो वापस चले गए। और अंधेरे में जो ये सारा कुछ हो रहा है
क्योंकि हमने देखा कालूचक, रत्नुचक, कुंजवनी एरियाज में पिछले 3 दिन में रात को ही ये जो ड्रोन्स हैं रात को ही घूमते हैं और रात में ही बिल्कुल समीर, और वहीं एनआईए को जांच सौंपी गई है और कल जो है जम्मू एयरबेस स्टेशन पर जो है दिल्ली की स्पेशल सेल टीम भी पहुंची थी और तहकीकात भी की गई थी, तो क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए बिल्कुल एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है और दिल्ली की जो स्पेशल सेल की टीम है वो कल जाए मौके पर पहुंची, वहां पे उन्होंने मुआयना किया, पूरे इन्वेस्टिगेट किया और एनआईए की टीम तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक उस कैंप में रही, एयरपोर्ट स्टेशन में रही। उन्होंने पूरा जायजा लिया और जो लोकल एनआईए की टीम यहाँ पे है वो तो ऑलरेडी कई दिनों से काम कर रही है, लेकिन जो दिल्ली की एनआईए की टीम आई थी उसने पूरा खंगाला चीज़ों को, और जो दिल्ली से स्पेशल टीम आई थी पुलिस की उसने भी इसका मुआयना किया। कुछ एफआईआर लगे हैं, 4 धाराओं में एफआईआर लगे हैं और जाहिर तौर पर उन एफआईआर के जो सेक्शंस लगे हैं उसी के तहत अब कार्रवाई होगी, पूरा चीज़ों को खंगाला जाएगा। लेकिन जो सामने चीज़ आ रही है, जिस तरह डीजीपी ने भी एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि जी हो सकता है कि लश्कर तोयबा इस काम में शामिल हो, तो लश्कर तोयबा ने ही ये काम किया है पाकिस्तान के इशारे पर और उसी के हैंडलर्स ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन अभी इस पर पूरा ऑफिशियल आना बाकी, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से डीजीपी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लश्कर तोयबा ने ही, क्योंकि लश्कर तोयबा ही इस काम को अंजाम दे सकता है, उनके पास वो वेपन्स हैं, वो टेक्नोलॉजी है और वो सारी इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो ड्रोन को चला सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए लश्कर तोयबा पर पूरा शक जाता है पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर, जो पुलिस ऑफिशियल कह रहे हैं। लेकिन खुफिया एजेंसीज और बाकी एनआईए जो है वो अभी काम में जुटी हुई हैं, पूरा चीज़ों को टटोला जा रहा है, हर एक एंगल को देखा जा रहा है और हो सकता है कि कुछ दिनों में पूरा एक ऑफिशियली ये बात सामने आएगी कि आखिर ये कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ से ये ड्रोन आया, क्या इसके हैंडलर ने इसको यहाँ लाया, यहाँ से फिर इसको उड़ाया या वहाँ से ये ऑपरेट हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि चाइनीज ड्रोन था ये और चाइनीज ड्रोन के होते हुए लश्कर तोयबा ने इसको एग्जीक्यूट किया, ये जो एयरफोर्स स्टेशन। लेकिन अभी इसमें थोड़ा कुछ दिन में तस्वीर सामने आएगी, लेकिन एक बहुत ही तशवीश की बात, बिल्कुल तशवीश की बात, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन का इस तरह से लगातार कई दिनों से पाना सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा तशवीशनाक। बेहद शुक्रिया समीर आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी में हिंद नेपाल सरहद पर 8 ड्रोन बरामद किए गए हैं। एसएसबी ने एक कार से ये ड्रोन बरामद किए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी शनाख्त विकी कुमार, राहुल कुमार और कृष्ण कुमार की हैसियत से की गई है। तीनों के खिलाफ स्मगलिंग का मामला दर्ज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज काबीनी रुफ़क़ा के साथ अहम मीटिंग करेंगे। वर्चुअल मीटिंग शाम 4 बजे मुतवक्के है। वुज़रा काउंसिल की इस मीटिंग में मरकजी वुज़रा और वुज़राए ममलिकत शिरकत करेंगे। कोरोना वबा से पैदाशुदा चैलेंज, टीका अंदाजी मुहिम, काबीना में रद्दोबदल के कयास आराइयों के दरमियान हो रही वुज़रा काउंसिल मीटिंग को अहम तस्वुर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्तलिफ वजारतों के कामकाज का जायजा लिया जा सकता है। कोरोना के सबब बद हालात में वजारतें मजीद मौसर अंदाज में काम करें, इस सिलसिले में रहनुमा खतूत भी वज़ह किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। अपोजिशन जमातें कई मसाइल पर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन के हमलों से निपटने की हिकमत अमली पर भी इस मीटिंग में गौर ख्वास किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर हदबंदी कमीशन की आज मीटिंग दिल्ली में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कुल जमाती इजलास के बाद कमीशन की ये पहली मीटिंग है। कमीशन के चेयरपर्सन रंजन देसाई मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें कमीशन के अरकान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हदबंदी के अमूर से जुड़े दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आइंदा का नक्शा-ए-राह तैयार किया जा सकता है।
आंध्र प्रदेश काबीना की आज अमरावती में मीटिंग है। इस मीटिंग में रियासत में कोरोना की सूरत हाल, टीकाकारी और मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के तदबीरों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इसके साथ इस मीटिंग में तेलंगाना के साथ आबी तनाज़ा, रोजगार, IT पॉलिसी और तुलबा के मसाइल पर भी गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। दिही और शहरी हदूद में लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम पर भी मीटिंग में बातचीत होगी। आंध्र प्रदेश काबीना की मीटिंग होनी जारी है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश काबीना की मीटिंग होने जा रही है, किन अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत होगी? हाँ मनुजा, सुबह 11 बजे जो है ना अमरावती में मीटिंग होगी। CM जगन जो है ना सदारत करेंगे। इसमें अहम ये फैसला है कि जो IT पॉलिसी, न्यू IT पॉलिसी, नया पॉलिसी है, उस पर और फिक्र किया जाएगा और उसको मंजूरी दी जाएगी। जिसमें कि विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा बेस पर IT को प्रमोशन करना और जो कंपनीज है उनको प्रमोशन देना और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा AP को लाने के लिए ये IT पॉलिसी बनाई गई है। वहीं जो वेलफेयर स्कीम तो नए स्कीम पर भी और फिक्र किया जाए। आने वाले दिनों में किन किन नए स्कीम को बनाना है और चलाना है। वही दूसरी तरफ जो कोरोना का ऐसा हाल आज का है उस पर और फिक्र किया गया और उसके साथ जो तीसरी लहर आने की जो अंदेशा है और डेल्टा प्लस के जो वेरिएंट के जो केसेस जो है ना तिरुपति और विजयनगर में देखे गए उस पर भी तबादला ख्याल जाएगा। वही दूसरी तरफ जो लैंड रेगुलेशन, जो सरकारी जमीनों में कब्जा है, उन पर फैसला लिया जाएगा हटाने का। और वही दूसरी तरफ जो टिडको हाउसिंग ऑल पर है, जो उसके लिए जो लोन लेने का जो 50 पर 900 करोड़ का जो लोन है, उसके लिए हुकूमत की तरफ से बैंकों को गारंटी देने पर भी फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो जॉब कैलेंडर के हिसाब से जो तलबा तंजीम जो एहतजाज कर रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से, उस पर भी कुछ फैसला होगा। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास होने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी अहम ये मीटिंग है। अनूप, किन किन मुद्दों पर इस अहम इजलास में बातचीत होनी है, गौर-व-ख़ौज़ होना है? देखिए, आपको बता दूं कि आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जो रूटीन बैठक है। लेकिन उसके बाद आज शाम 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कोरोना काल में ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें सारे मंत्री यानी कि कैबिनेट, इसके अलावा MOS इंडिपेंडेंट और MOS सभी मंत्री वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस जो मंत्री परिषद की बैठक होगी उसमें 3-4 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, सिविल एविएशन है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस बैठक में कोरोना काल के बाद जो स्थिति आई है और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कामकाज किए हैं, उसका एक ब्यौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। और वैक्सीनेशन को लेकर आगे किस तरह से स्पीडअप कर रहा है प्रोग्राम, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर मूल मंत्र सभी मंत्रियों को दिया जाएगा। जी अनूप, वैक्सीन और दीगर जो काम महाअभियान वैक्सीन को लेकर के चल रहा है और एक जो हदफ बनाया गया है 1 करोड़ डोजेज लगाने का हर दिन, ताकि 6 से 8 महीनों में पूरे मुल्क को पहले डोज से कम वैक्सीनेट किया जाए, क्या उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म जो है ब्रीफ लेंगे और उनको ब्रीफ किया जाएगा इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर के? नहीं, देखिए, ब्रीफ लेंगे नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जरूर ब्रीफ दिया जाएगा, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, किस तरीके से आगे कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, पूरी आबादी को कब तक वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश वैक्सीनेशन को लेकर कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को इस बारे में बताया जाएगा कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या रोड मैप है,
कितने वैक्सीन कंपनियां और कितने वैक्सीन जो है वो आने वाले वक्त में बाजार में आने वाले थे। इन तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री समूह के जो मंत्री परिषद के जो सहयोगी मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल अनु, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वैक्सीन घपला मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली अर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट आज समाअत करेगा। वकील संदीपन दास ने मफाद आम्मा में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी गुजार ने मामले की आजादाना जांच की दरख्वास्त की है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों टीकाकारी कैंप से फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अर्नब जुड़ चुके हैं। अर्नब, ये बताया कि फर्जी वैक्सीन घपला मामले को लेकर के आज कोलकाता हाईकोर्ट में समाअत होने वाली है। देखिए, 11 बजे के बाद ये मामला आने वाला है हियरिंग के लिए। और पहले वाला आपने जो बोला, एडवोकेट संदीपन दास ने पहला अपील दर्ज की थी, उसके बाद और 2 अपील पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज हुए हैं एक वैक्सीनेशन मामले में। और एक एडवोकेट है, उनका नाम है तापस माइती। और उसके बाद बीजेपी यूथ मोर्चा का जो वाइस प्रेसिडेंट है बंगाल का तरुण जुगतियारी, वो भी एक मामला दर्ज की थी। ये तीनों मामला एक साथ मिलके आज एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के डिवीजन में इसका हियरिंग होगा। और तीनों मामले में एक विषय कमान है, वो है सीबीआई जांच होना चाहिए। कस्बा पुलिस स्टेशन के इलाके में जो फेक वैक्सीनेशन कैंप चलाया और फेक IAS जो पहचान दिया था दिवांजन ने, उसके बारे में। और एक अलग इंसिडेंट है, वो रायगंज है, नॉर्थ बेंगल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ बेंगल से है। वहाँ पे कोविड की 20 लाख रुपए का चोरी हो गया था। उस केस के बारे में भी सीबीआई जांच की मांग किया है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। तो तीनों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के डिवीजन बेंच में सुबह 11 बजे के बाद हियरिंग पे आने वाला है। और तीनों में सीबीआई जांच का मांग है। देखना चाहिए अभी हाईकोर्ट का जो पहला वाला जो ट्यूसडे ये मामला हियरिंग के लिए आए थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए टाइम मांगा गया इसको हियरिंग के लिए। वो टाइम दिया गया, एक्टिंग चीफ जस्टिस को टाइम दिया गया। और टाइम पाने के बाद स्टेट कुछ बोल सकता है इसके बारे में एक वैक्सीनेशन कैंप में, क्योंकि कोलकाता पुलिस का जो सीट अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। स्टेट का कोई अलग सा कोई इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है या नहीं, ये बता सकता है 11 बजे के बाद और ये यानी आने के बाद। बिल्कुल अर्नब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं। सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इंतखाबात के हवाले से गाजियाबाद यूपी OBC मोर्चे के रियासती सदर नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी फिर इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत ने सभी तबकात का ख्याल रखा है। वहीं किसानों के मामले पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कब्ल इस मसले का हल निकाला जाएगा। नरेंद्र कश्यप से बात की हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने, आइए देखते हैं। पार्टी के OBC मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप हमारे साथ है। हम इनसे जानते हैं प्रदेश में संगठन को लेकर क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। नैन जी, क्या जिम्मेदारी रहेगी आपके पास? आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। OBC मोर्चा एक बहुत ही सशक्त और बड़ा मोर्चा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की 50% की OBC आबादी को रिप्रेजेंट करने का अवसर हमें मोर्चे के माध्यम से मिलेगा। OBC मोर्चा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मोर्चा है जो 2022 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हर संभव शक्ति का संचार करते हुए कामयाबी हासिल करने का काम करेगा। नैन जी, एक विपक्ष का बहुत आरोप लगता है कि पिछड़े वर्ग की अपेक्षा होती रहती है पार्टी में, ऐसा क्यों? मोदी जी की भारत के अंदर ये पहली सरकार है आजादी के बाद जिन्होंने OBC कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा देकर ऐतिहासिक फैसला लिया। और ये फैसला हिंदुस्तान के 52% पिछड़ों के अधिकारों को संरक्षित करने वाला है। आपको जान के ये हैरत होगा कि कांग्रेस पार्टी के इतने लंबे समय का अंतराल गुजरा है सत्ता का, कभी कांग्रेस ने, जनता दल, किसी पार्टी ने पिछड़ों का नाम तो लिया।
मोदी जी की सरकार अकेली ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछड़ों को स्वावलंबी बना के उनको पैरों पे खड़ा करने का मौका। नरेंद्र जी, पश्चिम में किसान आंदोलन चल रहा है, गाजियाबाद के आप रहने वाले हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? आखिरकार इतना लंबे समय हो गया, 7 माह से भी ज्यादा समय हो गया किसान बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं कोई हल निकल पा रहा है? बहुत दुखद है किसानों का निरंतर धरने पे बैठे रहना। सर्द गर्म बरसात के मौसम के बावजूद भी वो लोग धरने पर बैठे, इस बात की तकलीफ हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता को है। और आप जानते हैं, जो किसान अन्नदाता है, देश को खाद्यान्न देता, तिलहन देता, दलहन देता है। सरकार किसानों की गंभीरता को समझती है, इसलिए सरकार की तरफ से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने 11 बार संयुक्त किसान यूनियन के साथियों के साथ बैठ के विस्तार से बात की है। किसानों को प्रपोजल्स दिए गए हैं, भाई 3 बिलों पे अपनी बताइए कि इनमें कमी क्या है और जोड़ना क्या है, संशोधन क्या करना है। 11 बार सरकार किसानों के सामने खुले दिल से उनके बिलों पर कठिनाइयों को जानने की कोशिश की, तमाम मुद्दों पे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे भोले भाले किसानों को। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे के पेश नजर हिंदुस्तानी सफारतखाने ने शहरियों को मोहतात रहने की एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने और शहरी हदूद से बाहर न निकलने को कहा गया है। हिंदुस्तानी शहरियों को करीबी पुलिस स्टेशन के नंबर रखने का मशवरा भी दिया गया है। उधर तालिबान ने एक बयान जारी करके ये यकीन दहानी कराई है कि आम शहरियों, सफारतकारों और इंसानी हकूक की कारकुनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बिहार में रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों को धोने के लिए इंडियन रेलवे ने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया है, जिसने ट्रेनों की सफाई में खर्च होने वाली पानी के जाया होने पर ब्रेक लगा दिया है। पहले ट्रेन की धुलाई में लगभग 6 घंटे लगते थे और अब वही काम सिर्फ 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। इस प्लांट के लगने से तकरीबन 30,000 लीटर पानी की बचत होगी। इसका सबसे बड़ा खासियत है, इससे पहले जो हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते थे तो मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे का समय लेते थे, लेकिन ये प्लांट लग जाने के बाद मात्र 10 मिनट के समय में ही पूरे 22 कोच की गाड़ी बाहरी सफाई जो है आसानी से और अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएगी और समय का भी बचत हो।